गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो फिनोल्स की हम केमिकल रिएक्शंस स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो में। और फिनोल्स की बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपकी जो है रिएक्शन होती है दैट इज़ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन आप लोअर क्लासेस से बेंजीन में हर एरोमेटिक कंपाउंड में पढ़ते आए हैं। तो फिनोल जो है उस केस में भी पढ़ेंगे हम। फिनोल आपको पता है बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, और इस OH ग्रुप का आपको पता है +R इफेक्ट भी है और -I इफेक्ट भी है। ठीक है, और रेजोनेंस इफेक्ट का क्योंकि ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है एज कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट, तो इसीलिए ये जो ग्रुप है OH ग्रुप दैट इज़ अ एक्टिवेटिंग ग्रुप। और एक्टिवेटिंग ग्रुप्स क्या करते हैं? एक्टिवेटिंग ग्रुप जो है दे इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन रेदर देन मेटा। ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, इसीलिए जो फिनोल है दैट इज़ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर। जो हम अब इसकी हेलोजिनेशन, ब्रोमिनेशन, सल्फोनेशन ये सारी रिएक्शंस करेंगे, नाइट्रेशन वगैरह, तो आपके जो इलेक्ट्रोफाइल हैं, ठीक है, वो आपके कहाँ पे लगेंगे? जाके जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उनको ज़्यादा मिले। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा उनको कहाँ पे मिल रही है? ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर। तो इसीलिए जो इनकमिंग ग्रुप है यानी कि जो हम रिएक्शन कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल जो हमारा है जाके वो कहाँ लगेगा? ऑर्थो पोजिशन पर और पैरा पोजिशन पर। ठीक है, तो फिनोल्स की जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो आपकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपकी लेती हूँ हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में फिनोल्स को आप ट्रीट कर सकते हैं क्लोरीन से, ब्रोमीन से, तो आपके देखिए क्या प्रोडक्ट बनेंगे। अगर आप फिनोल लेते हैं, सपोज करो आपने ब्रोमीन डाला, अब मीडियम पे डिपेंड करेगा। अब आप एक रिएक्शन कर रहे हैं इसकी ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में। ठीक है, वाटर आपको ब्रोमीन वाटर कह दें, ब्रोमीन एक्वस मीडियम कह दें, ब्रोमीन इन पोलर सॉल्वेंट कह दें, तो देखो आपका क्या होगा। अटैक विल अकर एट ऑल द पैरा एंड ऑर्थो पोजिशन। You will get 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। ठीक है, और ये जो OH ग्रुप है इसका एक्टिवेटिंग इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा होता है एक्वस मीडियम में और पोलर मीडियम में कि सारी पोजीशंस आपकी एक्टिवेट हो रही है ना, आप देख रहे हैं। और अगर यहाँ पर कोई ग्रुप लगा दें हम ऑर्थो पोजीशन पर, पैरा पर कोई भी ग्रुप लगा दें, जैसे SO3H लगा दें, ठीक है, तो क्या होगा? अगर आप सेम रिएक्शन कर रहे हैं ब्रोमीन वाटर के साथ, तो ये इस ग्रुप को भी रिप्लेस कर देगा एंड यू विल गेट 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। तो ये जो आपका ग्रुप है COOH ग्रुप भी हो सकता है, COOH ग्रुप भी हो सकता है, आपका टर्शरी ब्यूटाइल भी हो सकता है, इन सब ग्रुप्स को ये रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो यानी कि इन जनरल आप ये कह सकते हो कि जो रिएक्टिविटी है फिनोल्स की टुवर्ड्स हेलोजिनेशन वो इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इवन सब्स्टिट्यूएंट्स लाइक SO3H ग्रुप, COOH ग्रुप, दे आर इवन डिस्प्लेस्ड बाय हेलोजन। वो भी आपके हेलोजन से डिस्प्लेस हो जाते हैं। ठीक है, अभी रीज़न करते हैं। अभी पहले मैं ब्रोमीन की आपको इन अब आप ये रिएक्शन कर रहे हैं फिनोल की ब्रोमीन के साथ ट्रीट कर रहे हैं इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, जिसमें आप CS2 ले लें, CCl4 ले लें, क्लोरोफॉर्म ले लें, या आपको नॉन पोलर सॉल्वेंट लिख दें।
अब नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में सिर्फ आपकी मोनोब्रोमिनेशन होगी एंड यू विल गेट ऑर्थोब्रोमोफिनोल एंड पैराब्रोमोफिनोल। ठीक है, पैराब्रोमोफिनोल आपको मेजर प्रोडक्ट मिलता है क्योंकि इसमें जो स्टीरिक हिंड्रेंस है वो कम है, स्टीरिक हिंड्रेंस जो है वो लेस है, इसी वजह से आपका पैरा आइसोमर जो है मेन प्रोडक्ट होता है एज कंपेयर टू ऑर्थो जो कि आपका माइनर होता है। ठीक है, अब पहले तो मैं आपको रीज़न बताती हूँ कि वाई दिस इज़ सो, कि फिनोल में अगर आप ब्रोमीन एक्वस मीडियम में करते हैं तो आपकी एक्टिवेशन इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि आपकी तीनों पोजीशन पर आपके हेलोजन लग जाता है, और जबकि आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट में यू विल गेट मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट्स। तो ऐसा क्या होता है, अब अगर हम एक्वस मीडियम की बात करें तो एक्वस मीडियम में जो फिनोल है दैट विल बी इन फॉर्म ऑफ फिनोक्साइड आयन। ठीक है, क्योंकि एक्वस मीडियम में फिनोल की आयोनाइजेशन हो जाएगी और वो फिनोक्साइड आयन की फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। अब फिनोक्साइड आयन में ओ नेगेटिव आपका ग्रुप हो गया जिसका कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस इफेक्ट होता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लस आई इफेक्ट होता है। ठीक है, तो वो जो है बहुत ही इसकी जो एक्टिवेटिंग नेचर है, एक्टिवेटिंग इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसकी वजह से एक्टिवेटिंग इन्फ्लुएंस ज़्यादा होने का क्या मतलब है कि जो ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये रिलीज़ करेगा टुवर्ड्स बेंजीन रिंग, और जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बेंजीन रिंग पर बहुत ज़्यादा हो जाएगी और आपकी जो रिंग है वो एक्टिवेट हो जाएगी और आपकी ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। ठीक है, लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट में, नॉन पोलर में क्या होगा, नॉन पोलर में अब फिनोल की आयोनाइजेशन नहीं होगी। ठीक है, मतलब होगी बिल्कुल ना के बराबर होगी, तो ऑलमोस्ट अनआयोनाइज्ड फॉर्म में आपका फिनोल एग्जिस्ट करेगा। तो जो अब OH ग्रुप प्रेजेंट है फिनोल के ऊपर तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा टूवर्ड्स बेंजीन ओनली टू अ स्मॉल एक्सटेंट। ठीक है, तो स्मॉल एक्सटेंट पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि जो बेंजीन रिंग है दैट इज़ नॉट एक्टिवेटेड, और यू कैन से एक्टिवेटेड ओनली टू अ स्लाइट एक्सटेंट, जिसकी वजह से आपकी सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूशन होगी। और मोनो सब्स्टिट्यूशन में फर्दर स्टीरिक हिंड्रेंस देखनी है आपने, ऑर्थो पोजीशन पे स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होती है, इसीलिए जो पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होता है वो आपका मेजर प्रोडक्ट होता है। राइट, और एक और बात यहाँ पे आपने ध्यान रखनी है, ये जो आपकी मैंने जैसे बताया था कि ब्रोमीन पोलर में लिया तो SO3H और COOH ग्रुप इनको रिप्लेस कर देता है, लेकिन अगर आप इनको नॉन पोलर मीडियम में लें, जैसे सपोज करो आपका OH प्रेजेंट था और आपने यहाँ पे COOH रख दिया। ठीक है, आप ब्रोमीन नॉन पोलर सॉल्वेंट में बात अगर आप इसकी रिएक्शन करेंगे तो ब्रोमीन नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये रिप्लेस नहीं होगा। ठीक है, ये आपका एज सच रहेगा, और एक्टिवेशन क्योंकि हुई नहीं तो आपका सिर्फ आपका ऑर्थो प्रोडक्ट और पैरा, एक बार ये पैरा पे लग गया और एक आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा OH COOH और Br। ठीक है, और जबकि ये रिएक्शन आप ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर कर देते तो आपकी ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो जानी थी और आपका क्या मिलता 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। तो रीज़न मैंने आपको बता दिया, एक्वस सॉल्यूशन में फिनोक्साइड आयन में चेंज रहता है जिसका +R और +I इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से रिंग का जो है एक्टिवेट हो जाती है बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होगी तो आपकी ट्राई सब्स्टिट्यूशन होगी। यहाँ एक्टिवेशन नहीं हो पाती नॉन पोलर मीडियम में, इसलिए मोनो सब्स्टिट्यूशन होती है और आपके ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनेंगे। राइट, तो दिस वाज ऑल अबाउट हेलोजिनेशन। देन नेक्स्ट इज नाइट्रेशन। अब फिनोल की आप नाइट्रेशन जो है
वो डाइल्यूट HNO3 के साथ भी कर सकते हैं और कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ भी। अगर आप डाइल्यूट HNO3 के साथ फिनोल की नाइट्रेशन करते हैं तो आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल एंड पैरानाइट्रोफिनोल। ठीक है, अब कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ले लीजिए आप। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ नाइट्रेशन करनी है आपको इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपकी ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। नाइट्रो आपका तीनों पोजीशन पर लग जाएगा। दिस कंपाउंड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल तो है ही ये। दिस इज़ कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड पिक्रिक एसिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है पिक्रिक एसिड, काफ़ी यूज़ होता है आपके। तो नाइट्रेशन में क्या आपने ध्यान रखना है कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से जब आप ट्रीट करते हैं तो आपका बनेगा ऑर्थोनाइट्रोफिनोल एंड पैरानाइट्रोफिनोल, और कॉन्सेंट्रेटेड जो है नाइट्रिक एसिड से आप ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड तो आपका पिक्रिक एसिड बनेगा। अब इन पूरी नाइट्रेशन में जो यील्ड है वो बहुत कम रहती है। ठीक है, वो यील्ड कम इसलिए रहती है क्योंकि आपकी जो फिनोल है उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HNO3 और कंसनट्रेटेड HNO3 की प्रेजेंस में तो बहुत ज़्यादा। तो ये जो पिक्रिक एसिड मिलता है आपको बहुत ही पुअर यील्ड में आपको मिलेगा। ठीक है, तो पिक्रिक एसिड को अगर आपको फिनोल से प्रिपेयर ही करना है तो हम क्या करते हैं बता देती हूँ यहीं ये रिएक्शन कि आपको पिक्रिक एसिड बनाना है फिनोल से, तो फिनोल की आप पहले सल्फोनेशन कर देते हैं। अभी सल्फोनेशन रिएक्शन में आ रही हूँ डिटेल में, यहाँ ये लिखा हुआ है इसलिए बता देती हूँ। तो सल्फोनेशन करेंगे तो आपका ऑर्थो पर और पैरा पर सल्फोनिक एसिड ग्रुप लग जाएगा। अब आप इनको कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से हीट करिए तो जो पिक्रिक एसिड मिलेगा अब आपको बहुत ही गुड यील्ड आपको मिलेगी। अप्रॉक्स 90% आपको, पहले वाले केस में सिर्फ 14% के आसपास आपको मिलता था और अब आपको 90% के आसपास ये आपको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि फिनोल की अब ऑक्सीडेशन नहीं हो रही। फिनोल पहले सल्फोनिक एसिड में चेंज हो गया, उस सल्फोनिक एसिड ऑर्थो और पैरा पे, और अगर आप उसको अब हीट करेंगे HNO3 के साथ तो ये आपके रिप्लेस हो जाएंगे बाय NO2 ग्रुप और आपकी यील्ड पिक्रिक एसिड की बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो इन जनरल यहाँ आपने यही ध्यान रखना था कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से आपकी मोनो सब्स्टिट्यूशन होगी और कंसनट्रेटेड अगर आप नाइट्रिक एसिड लेंगे तो आपकी ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी एंड यू विल गेट पिक्रिक एसिड। ठीक है, देन नेक्स्ट रिएक्शन इज सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन में आपको पता है आप ट्रीट करते हैं विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब दिस रिएक्शन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। कैसे? अगर आप फिनोल ले रहे हैं, आप कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हैं, एक आप डालें लो टेम्परेचर पे लगभग 288 से 293 केल्विन टेम्परेचर पर, तो आपका बनता है ऑर्थो आइसोमर। ठीक है, और अगर आप यही रिएक्शन 373 केल्विन टेम्परेचर पर कर दें तो आपका बनता है पैरा आइसोमर। ठीक है, अगर आप कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को फिनोल के ऊपर डालते हैं यानी सल्फोनेशन करते हैं एट लो टेम्परेचर तो आपका ऑर्थो आइसोमर बनेगा। ऑर्थो कह सकते हैं या आप इसको कह सकते हैं 2 फिनोल सल्फोनिक एसिड। ठीक है, और अगर आप इसको हायर टेम्परेचर पे करते हैं 373 केल्विन टेम्परेचर पर करते हैं तो आपका बनेगा
पैरा आइसोमर, राइट। और अगर आप इस ऑर्थो आइसोमर को हीट कर दें 373 केल्विन तक, तो भी ये पैरा में चेंज हो जाता है, ठीक है। पैरा आपकी ज़्यादा स्टेबल है, थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल फॉर्म है। इसमें जो आपकी है स्टीरिक हिंड्रेंस ना के बराबर है, तो इस वजह से आपका जब आप ऑर्थो को हीट करेंगे तो वो आपकी थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल स्टेट पैरा फिनोल सल्फोनिक एसिड में आपकी चेंज हो जाएगी, राइट। एंड लास्ट रिएक्शन हम इनमें कौन सी करते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में अगर आपको ध्यान हो तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हम एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड एज कैटलिस्ट लेते हैं ना। लेकिन जो फिनोल्स आपके हैं, फिनोल्स की फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हम एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है दैट फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स विद फिनोल, वो फिनोल के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा, ठीक है। और ये जो कॉम्प्लेक्स बन गया है इट अंडरगोज फ्राइज रीअरेंजमेंट। आगे हम इसी चैप्टर में करेंगे फ्राइज रीअरेंजमेंट क्या होता है। तो आपकी जो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन नहीं होगी इसमें, जो कि हमें करनी थी, ठीक है। और अगर हो भी जाती है थोड़ी बहुत तो यील्ड बहुत ही कम मिलती है, क्योंकि ऑक्सीजन ने कॉम्प्लेक्स बना लिया है विद एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से यील्ड बहुत कम होती है। तो इसीलिए हम जो इसकी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करेंगे वो हम करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HF। फिनोल्स की फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करते हैं हम इन प्रेजेंस ऑफ HF। अब जैसे आपने सपोज करो CH3Cl डाल दिया, तो HF की प्रेजेंस में आप ये रिएक्शन कीजिए, आपका ऑर्थो पे मिथाइल ग्रुप लग जाएगा, यू विल गेट ऑर्थो क्रीसोल एंड पैरा क्रीसोल। ये क्रीसोल्स है ना, ऑर्थो क्रीसोल एंड पैरा क्रीसोल। और नो डाउट आपके जो पैरा वाले हैं वो मेजर प्रोडक्ट रहेंगे ड्यू टू लेस स्टीरिक हिंड्रेंस, ठीक है। अगर ये ग्रुप आप बहुत ही बल्कि ले देते हैं ना, जैसे सपोज करो ये तो मैंने मिथाइल ले दिया, अगर आप यहाँ पर टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड ले दें और HF की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कर रहे हैं, तो ऑर्थो आइसोमर आपका बनता ही नहीं। आपका जो ये ग्रुप है ये जाके पैरा पोजीशन पर ही लगेगा, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो इतना बल्कि ग्रुप आपका जाके ऑर्थो पोजीशन पर नहीं लगेगा। तो यू विल गेट पैरा टर्शरी ब्यूटाइल फिनोल। तो आपने ध्यान रखना है, जो फिनोल की फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है वो एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में ना करके आपको HF की प्रेजेंस में करनी है, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनोल्स, जिसमें हमने डिटेल में इसकी हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ये सारे इसकी कंप्लीट की। Thanks for watching the video.